गर्भवती बहू के ऊपर जुल्म। आधी रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घर की रोशनी जल रही होती है और उस घर से एक लड़की के चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाज आती है। आ, आए, आ, बस करो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुंजन जमीन पर गिरी हुई होती है। वहीं उसका शराबी पति कार्तिक उसे अपने चमड़े की बेल्ट से उसे नशे की हालत में बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। ये सब गुंजन की सास उसके कमरे के दरवाजे से छुपकर देख रही होती है और अपने मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे वाह, बस ऐसे ही ये रोज पिटनी चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है बेटा, तू बिल्कुल सही कर रहा है। मार से और मार। शराब के नशे में धुत कार्तिक गुंजन को बेल्ट से मारता रहता है, जिसके बाद बेचारी गुंजन पिटाई खा खा कर बेहोश हो जाती है। कार्तिक भी उसे मारकर अपने बेड पर आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गुंजन को जमीन पर पड़े हुए होश आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इस हालत में किसी तरह उठती है और नहाकर घर के कामकाज में लग जाती है। गुंजन रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाते हुए रोने लगती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है। हे भगवान, तू मेरे साथ ये सब क्या कर रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता और कब तक मैं ये सब झेलती रहूंगी? तभी गुंजन की सास गायत्री आवाज लगाती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? सुबह सुबह चाय नाश्ता भी नहीं देगी क्या? अपनी सास की आवाज सुनते ही गुंजन अपने आंसू पोंछती है और नाश्ता तैयार करके अपनी सास गायत्री के पास ले जाती है। गायत्री जैसे ही गुंजन के चेहरे पर रात की पिटाई के निशान देखती है, अपने मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और आराम से नाश्ता करने लगती है। तभी गायत्री गुंजन से कहती है, देख बहू, घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन सबको इकट्ठा करके आज अच्छे से धो लेना। एक भी कपड़ा बिना धुले रहना नहीं चाहिए। ये सुनकर गुंजन को बहुत दुख होता है कि उसकी सास कभी भी उसके ऊपर दया नहीं करती, लेकिन फिर भी गुंजन बिना संकोच किए कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते धोते गुंजन का शरीर दर्द करने लगता है और वो अपनी माँ को याद करने लगती है। वो भी क्या दिन थे जब मैं पूरा दिन खेलकर अपने कपड़ों को गंदा कर लिया करती थी और मेरी माँ शाम को मेरे कपड़े अपने हाथों से धोया करती थी और फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया करती थी। माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी शादी इस घर में कर दी? काश आज मेरी शादी ना हुई होती तो मैं खुश होती। ये सोचकर गुंजन कपड़े धोते धोते रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गुंजन एक शराबी पति से शादी करके एक अत्याचारी सास के साथ रह रही थी? आइए कहानी में देखते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है, जब गुंजन शादी से पहले अपने माता पिता के घर रहा करती थी। माँ, कहाँ हो आप? देखो, मैं नदी से पीने का पानी भर के ले आई हूँ। अब जल्दी से मुझे खाने को दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे ये तूने क्या करा गुंजन? मैंने तुझे कहा था कि कुएं से पानी लेकर आना है। बेटा, पीने का पानी हमेशा कुएं से लेकर आते हैं। ओ, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, मैं शाम को कुएं से पानी भर कर ले आऊंगी। पहले आप मुझे खाने के लिए कुछ दो। कौशल्या एक थाली में खाना लेकर आती है और गुंजन को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ले मेरी लाडो, पेट भर के खा ले। माँ, जब आप अपने हाथों से खाना खिलाती हो तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा पेट अच्छे से भर जाता है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी बात कर ही रही होती हैं। तभी गांव की ठकुराइन गायत्री कौशल्या के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही कौशल्या अपने घर का दरवाजा खोलती है, वो अपने सामने गायत्री को देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ठकुराइन, आप हमारे घर? क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? हाँ, आ सकती हो ना। आइए, अंदर आइए। गायत्री घर के अंदर आती है। गायत्री के पीछे के कुछ नौकर शगुन के थाल लेकर खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या अपना सर झुकाए गायत्री के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर गुंजन के पिता रामू भी आ जाते हैं और अपने घर में ठकुराइन को देखते ही उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं, अरे ठकुराइन जी, आज आप अचानक से हम गरीब के घर में? कोई गलती हो गई क्या हमसे?
अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे ने जब से तुम्हारी बेटी को देखा है पूरा पागल हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया मेरे बेटे ने इस लड़की के अंदर जो इसके पीछे इतना पागल हो रहा है। ये कुछ शगुन है आप लोगों के लिए। शादी अगले हफ्ते है, अपनी बेटी को तैयार करके ले आना। लेकिन ठाकुराइन जी। लेकिन वैकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अगले हफ्ते दोनों की शादी है। अगर लड़की मंडप तक नहीं पहुंची तो उसकी लाश मैं मंडप तक ले जाऊंगी। ऐसा कहकर गायत्री कौशल्या और रामू को धमकी देकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद गुंजन अपने माता पिता से कहती है, माँ पिताजी, मुझे अपने आप से अलग मत करो। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं किसी अनजान से शादी करके कैसे रहूंगी। बेटी हमें माफ कर दो, हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है और तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। ठाकुराइन जी दिल की बहुत साफ है। बेटी चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे हालचाल लेते रहेंगे। अगले हफ्ते रामू और कौशल्या ना चाहते हुए भी अपनी बेटी गुंजन की शादी ठाकुराइन के बेटे कार्तिक से करवा देते हैं। कार्तिक विदेश से पढ़कर आया था, लेकिन आने के बाद से उसने शराब को इस कदर अपना लिया कि वो सुबह शाम सिर्फ शराब के नशे में ही डूबा रहता था। कार्तिक ने कुछ समय तक तो गुंजन के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन कुछ समय बाद से ही उसने बेचारी गुंजन के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए और हर रात शराब के नशे में उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान गुंजन प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी उसकी सास और उसके पति कार्तिक के अत्याचार कम नहीं हुए। एक दिन शहर में एक ऑफिसर का ट्रांसफर गुंजन के गांव में हो गया। ऑफिसर के आने के बाद से गांव में काफी बदलाव आ गया था, लेकिन गुंजन आज भी प्रेग्नेंट होने के बाद भी रोज रात को अपने पति के हाथों से पिटती है। उसी रात कमिश्नर ऑफिसर उनके घर के पास गुजर रहा होता है। अरे ये चीखने चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर कौन है जो इतनी रात के समय इतनी बुरी तरह चीख और चिल्ला रहा है? लगता है किसी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तभी कमिश्नर का हवलदार कमिश्नर से कहता है, साहब, ये हमारे गांव की ठाकुराइन के बेटे की बहू है। ये हर रोज रात को शराब के नशे में आता है और उसको मारने लगता है। कई सालों से बेचारी ये सब सहन कर रही है और अब तो बेचारी वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी ये लोग उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये सुनने के बाद कमिश्नर एक मिनट भी नहीं रुकता और सीधा गायत्री के घर में घुस जाता है, जिसके बाद वो कार्तिक को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हाथ उठाएगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कमिश्नर उसी समय कार्तिक के ऊपर लाठी चार्ज करने लगता है। तभी गायत्री वहाँ पहुँच जाती है और अपने बेटे को इस तरह पीटते हुए देख कमिश्नर को रोकने लगती है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो। क्यों मार रहे हो इसे? अच्छा, बेटे की पिटाई देखी नहीं गई और बहू को इतनी बेरहमी से अपने बेटे से पिटवा रही थी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कमिश्नर गायत्री और कार्तिक दोनों के ऊपर लाठी चार्ज करता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद गुंजन कोर्ट में अपनी गवाही दे देती है और उसे अपने ऊपर हो रहे जुल्म से मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद गुंजन अपने माता पिता के घर चली जाती है और एक खुशहाल जीवन जीने लगती है।